हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं और यदि आपने मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या फिर एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिस्ट्री सब्जेक्ट का चयन किया है तो आप सभी बच्चों के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग हिस्ट्री पेपर नंबर थर्ड पढ़ रहे हैं और ये पेपर नंबर थर्ड का प्यारे बच्चे आज ये चौथा क्लास होगा। इससे पहले मैंने आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड कर रखा है। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग सभी क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, मैंने बताया था आपको कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो जानने के स्रोत हैं वह मौलिक रूप से क्या क्या है, तो साहित्यिक स्रोत है, वैदेशिक स्रोत है और प्यारे बच्चे पुरातात्विक स्रोत है। मैंने आपको क्रम वाइज साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ा दिया, वैदेशिक स्रोत के बारे में पढ़ा दिया और आज की जो क्लास है बच्चे हम लोग यहाँ पर पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानेंगे। तो आप लोग फटाफट से सेशन को अभी तक शेयर नहीं किए हैं, अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर करते जाइए ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। और सेशन को आपने अगर लाइक नहीं किया है प्यारे बच्चे तो लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। साथ में आपने अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पीडीएफ, इसके साथ साथ वीडियो की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन और प्यारे बच्चे आपको यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको कहाँ मिलती है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है। आइए हम लोग टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अब टॉपिक की बात करें तो देखिए, आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों को जानेंगे, इससे पहले थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, हम थोड़ा सा जान लेते हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में, फिर वैदेशिक स्रोतों के बारे में। जैसे कि मैंने आपको साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ाया था बच्चे, तो साहित्यिक स्रोत में बहुत सारे ऐसे स्रोत हुए, बहुत सारे ऐसे शास्त्र हुए, ग्रंथ हुए, जिसमें बहुत सारे जो है धार्मिक ग्रंथ थे, लौकिक ग्रंथ थे। उन सभी ग्रंथों के माध्यम से हमें किसके बारे में जानकारी मिला था बच्चे, तो उन सभी ग्रंथों के माध्यम से हमें भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिला था। इसके साथ साथ बच्चे हम लोगों ने वैदेशिक स्रोतों को देखा, जहां पर कई सारे ऐसे विदेशी इतिहासकार हुए जिन्होंने कुछ ग्रंथ की रचना की और उस ग्रंथ के माध्यम से जो यहाँ की परिस्थिति थी उन सभी परिस्थितियों को दर्शाने का काम किया। अब इसी क्रम में हम लोग बच्चे आज पुरातात्विक स्रोतों को जानेंगे। और पुरातात्विक स्रोत जो है यह एक ऐसा स्रोत है बच्चे जो भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी को बताने के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। हालांकि जैसे साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो इसमें भी आपको प्रामाणिकता का अभाव देखने को मिला था। वैदेशिक स्रोतों की बात करते हैं तो इसमें भी आपको कई जगह प्रामाणिकता का अभाव दिखा था। लेकिन जो आपका पुरातात्विक स्रोत है बच्चे, इसमें आपको क्या मिलती है, तो पूरी प्रामाणिकता मिलती है, क्योंकि यह एक ऐसा स्रोत है जहां पर चीजें लोगों के सामने हुआ करती थी। तो जब चीजें लोगों के सामने हुआ करती थी तो वैसी स्थिति में तो प्रमाण मिल ही जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए, इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से स्रोतों के बारे में पढ़ना है। जैसे कि बच्चे हम लोग पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है अभिलेख। अभिलेख क्या होता है आगे आपको बताने वाले हैं अभी। इसके बाद आ जाता है जैसे कि सिक्का, जैसे कि आ जाता है स्मारक, जैसे आ जाता है भवन, जैसे आ जाता है मूर्तियां, फिर आ जाता है जैसे मान लीजिए चित्रकला। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे स्रोत मिले जिन्हें पुरातात्विक स्रोतों की श्रेणी में रखा गया और यह प्रामाणिक तौर पर भारत के प्राचीन इतिहासों के बारे में जानकारी देता है। अब आ जाइए बच्चे, हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या है, अभिलेख है। अभिलेख पर चर्चा करते हैं। तो जैसे हम बात करें अभिलेख की तो याद रखिएगा, जो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हमारा अभिलेख आता है बच्चे, यह भारतीय प्राचीन इतिहासों को बताने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। जैसे कि हम बात करते हैं इस अभिलेख के माध्यम से, अधिकतर जो अभिलेख है प्यारे बच्चे, यह पाषाण शिलाओं या फिर स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों या फिर प्रतिमाओं पर आपको उत्कीर्ण दिखेगा। मतलब जो भी अभिलेख जिसकी जानकारी हमें मिल पाती है, अभिलेख क्या होता है जरा इस पर चर्चा करेंगे हम अभी कुछ देर में, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अभिलेख क्या होता है। देखिए, अब ये जो अभिलेख है बच्चे, ये ज़्यादातर जो है आपको पाषाण कालीन जो शिला थी, शिला मतलब पत्थर, उन पत्थरों पर लिखा हुआ देखा जाता था। या फिर बात करते हैं तो स्तंभ यानी कि खंभों पर लिखा हुआ देखा जाता था। ताम्रपत्र, ताम्रपत्र पर जो कि उस टाइम जो है तार का पत्ता जिसको कहते हैं, तार का गाछी होता है ना, तार का पेड़,
उसके पत्तों पर लिखा हुआ दिखता था, दीवारों पर लिखा हुआ दिखता था, या फिर मूर्तियों पर लिखा हुआ दिखता था। तो इन सभी स्रोतों के माध्यम से हमें उस समय की जो स्थिति थी, उस समय की जो भी वर्णित चीजें थी, उन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिल पाती है। जैसे इस क्रम में बात करेंगे बच्चे, तो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो है आपको कहां से मिलता है, तो यह मध्य एशिया का एक जगह है जिसका नाम है बोगजोकोई। क्या नाम है बच्चे? बोगजकोई। ठीक है, बोगजकोई नामक स्थान पर जो है आपको, जो कि मध्य एशिया में है, वहां से आपको सबसे ज्यादा अभिलेख मिलता है। ठीक है, लगभग यह अभिलेख जो है प्यारे बच्चे 1400 ईसा पूर्व में देखा गया था। कब देखा गया था? क्या कहते हैं, बोगजकोई जगह जो है यह मध्य एशिया का, वहां पर 1400 ईसा पूर्व में जो है यह प्राचीन भारतीय इतिहासों के संबंध में बहुत सारे अभिलेख देखने को मिले थे। ये जो अभिलेख था, इस अभिलेख के माध्यम से बच्चे, जैसे कि इसमें इंद्र भगवान का, मित्र का, वरुण भगवान का, इसके बाद नास्त्य भगवान का, ठीक है, इन सभी का जो है, जो कि एक वैदिक देवता के रूप में जाने जाते थे, इन सभी वैदिक देवताओं का चर्चा जो है इन अभिलेखों के माध्यम से हमें मिल पाता है। आगे बच्चे अभिलेख के बारे में और जानेंगे। तो देखिए, जो भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं वह अशोक का अभिलेख माना जाता है। याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख, तो आप कहोगे सर अशोक का अभिलेख है। वैसे आप लोगों ने ये सारी चीजें जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो थोड़ी बहुत चीजें आपको याद होगी ही होगी, निश्चित है, अगर आपने मन लगाकर पढ़ा होगा तो याद रखेंगे क्या बच्चे? याद रखेंगे कि भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख है बेटा, वह क्या है? तो वह है अशोक का अभिलेख, जो कि 300 ईसा पूर्व के लगभग में जो है आपको प्राप्त होता है। 300 ईसा पूर्व के आसपास में जो है यह देखी जाती है। और इन अभिलेखों का जो है स्पष्ट रूप से वर्णन या फिर स्पष्ट रूप से उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? तो मॉस्की, गुजर्रा, निट्टूर, और इसके बाद बात करते हैं तो उदयगोलन से। ठीक है, इन सभी अभिलेखों के माध्यम से, ये एक अभिलेख है, मॉस्की अभिलेख, गुजर्रा अभिलेख है ना, निट्टूर अभिलेख, इसके बाद जो है उदगोलम अभिलेख, इन सभी अभिलेखों में जो है यह अशोक के बारे में काफी ज्यादा जानकारी बताई गई है। तो उम्मीद करता हूं आपने ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और आपको ये जानकारी क्लियर हो गया होगा कि भारत में सबसे जो है प्राचीन अभिलेख किसका मिलता है? आपका अशोक का अभिलेख हो गया। ठीक है, आगे आ जाते हैं। देखिए, ये जो सारा अभिलेख आपने अभी देखा है, तो इन सभी अभिलेखों से बच्चे अशोक का जो धार्मिक रणनीति था, इसके बाद जो उनके राजत्व के आदर्श पर जो भी दृष्टिकोण उस समय देखी जाती थी, उन सभी का आपको जो है पर्याप्त रूप से वर्णन कहाँ मिल जाता है? तो इन सभी अभिलेखों में मिल जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो अशोक का अभिलेख था, ठीक है, जो भी अशोक के अभिलेख मिलते हैं जो 300 ईसा पूर्व के आसपास देखी जाती है, वो सारे के सारे अभिलेख जो है बच्चे, या अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। किस लिपि में लिखा गया था? आप याद रखोगे कि अशोक का जो अधिकतर अभिलेख था बच्चे, वह किस लिपि में लिखा गया? आप कहोगे सर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। लेकिन इस क्रम में भी जो लिपि लिखी गई थी, जो भी अभिलेख प्राप्त होता है, तो उसमें उत्तर पश्चिमी भारत का जो अभिलेख था, उत्तर पश्चिम भारत का अभिलेख है ना, जैसे कि भारत का मैप देखते होगे तो उसमें उत्तर और पश्चिम के दिशाओं में, ठीक है, जो कुछ क्षेत्र था, उन क्षेत्रों में जो अभिलेख प्राप्त हुए थे, वो सारा अभिलेख बच्चे जो है आपको खरोष्ठी लिपि में मिलता है। अशोक का जितना अभिलेख था किस लिपि में मिला? ब्राह्मी लिपि में। लेकिन उस समय के भी जो उत्तरी और पश्चिमी भारत का अभिलेख था बच्चे, वह आपको खरोष्ठी लिपि में देखने को मिल जाती है। जो आपका खरोष्ठी लिपि है, याद रखिएगा खरोष्ठी लिपि को कैसे लिखा जाता है? तो आप कहोगे सर दाईं से बाईं की ओर, ठीक है, दाएं से बाएं की ओर जो है खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। और आप लोग कमेंट करके बताना बच्चे, ब्राह्मी लिपि को कैसे लिखा जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। आगे आ जाइए, आगे हम बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपको फिगर में कुछ अभिलेख दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, इस अभिलेख की बात करते हैं। ये जो अभिलेख है, हालांकि यहाँ पर पिक्चर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये जो अभिलेख है बच्चे, यह गुप्त काल में लिखा गया है। किस काल में लिखा गया बच्चे? गुप्त काल में लिखा गया अभिलेख है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पर ये जो आपको अभिलेख दिख रहा है, यह आपको गुप्तोत्तर काल में लिखा गया अभिलेख है। ठीक है, तो यह सब के सब जो अभिलेख है बच्चे, यह अभिलेख आपको किस समय के हैं? ये प्राचीन कालीन अभिलेख हैं, जो कि किसके बारे में जानकारी देता है?
तो मौलिक रूप से ये सारा अभिलेख जिसका फिगर यहाँ पर लगा हुआ है, ये सारा अभिलेख अशोक के साम्राज्यों के बारे में बताता है। समझ में आई बात? चलिए आगे बात करते हैं। जो अशोक का अभिलेख था, इस अभिलेख को सबसे पहली बार जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने बताया कि यह जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में। तो आपसे अगर क्वेश्चंस पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव में कि बताइए अशोक के अभिलेख का अध्ययन या फिर अशोक के अभिलेख के लिखी गई बातों का जो है अभिलेखन किसके द्वारा किया गया, आप कहोगे सर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1837 ईस्वी में किया गया। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी जानकारी तो पता चल गया होगा कि ये सारे चीज जो है, जो भी अभिलेख था, उससे हमें प्राचीन भारत के बारे में क्या जानकारी मिलती है। अशोक तो भाई हमारे भारत में ही शासक थे, तो भारत के बारे में आपको इन अभिलेखों के माध्यम से जानकारी मिल गया, जो कि पुरातन या फिर कहे तो प्राचीन इतिहास था भारत। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बात करते हैं। जैसे अभिलेखों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अभिलेखों पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। तो अभिलेख जो होता है बच्चे, ये क्या होता है? तो अभिलेख जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये पढ़ाया, ठीक है, यहाँ पर पढ़ाने के लिए मैंने कुछ चीज़ों को लिखा है, यहाँ पर कोई परिघटना लिखी गई है, तो ये जो परिघटना है यही एक अभिलेख का स्वरूप माना जाता है। किसका स्वरूप माना जाता है बच्चे? अभिलेख का स्वरूप माना जाता है। जैसे उस समय में प्राचीन काल में कोई भी घटना होती थी और उस समय के जो इतिहासकार थे जिसके द्वारा चीज़ों को लिखा जाता था, या फिर मान लीजिए किसी राजा के राष्ट्र कवि हुआ करते थे, है ना, राष्ट्र कवि, राष्ट्र लेखक हुआ करते थे, उन सभी के द्वारा जो ये कुछ उस समय की परिस्थितियों को लिखा जाता था, जैसे कि ताम्रपत्र पर लिखा जाता था या दीवाले पर लिख दिया, है ना, कहीं भी लिख दिया जाता था, तो उसी चीज को क्या कहते थे बच्चे? अभिलेख के श्रेणी में हम लोग पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आप अभिलेख के बारे में भी जान गए होंगे, और ये सारी अभिलेख जो कि हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बताता है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट करके बताना प्यारे बच्चे, अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो एक बार आप लोग कमेंट में जी गुरुजी टाइप कर दीजिए, सर समझ में आ गया फटाफट से। और आपको समझ में आ जाता है बच्चे तो आप लोग कंजूसी काहे करते हो? शेयर करो, आप अपने सभी दोस्तों को क्लास में बुलाइए। जो जुनून आप एग्जाम के टाइम पर दिखाते हो, शुरुआत से ही ये जुनून होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि आपको यहाँ पर 2 मेजर पेपर पढ़ना है और फिर भी लापरवाही करते हो, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। एग्जाम के टाइम में भाई छप्पा मारने से काम नहीं होता है। नॉलेज के लिए पढ़िए, और हिस्ट्री अपने आप में बड़ा शानदार सब्जेक्ट है। जब इसको लॉजिकल वे में पढ़ोगे बच्चे तो आपको यह बहुत मजे आएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। जो दूसरा आपका पुरातात्विक स्रोत है वह आपका क्या है? सिक्का है बच्चे। क्या है? सिक्का है। अब देखिए आपको प्राचीन समय की जानकारी सिक्का के माध्यम से भी मिलता है। सिक्का के माध्यम से कैसे मिलता है, चलिए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस क्रम में आप एक बात जान लीजिए कि जो सिक्का का अध्ययन होता है, सिक्का के अध्ययन को हम लोग मुद्रा शास्त्र कहते हैं। शिक्षा का जहां अध्ययन किया जाता है वह कौन सा शास्त्र है बच्चे? वह है आपका मुद्रा शास्त्र। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। आगे आइए तो देखिए सिक्के की बात होती है तो पुराने समय में जो प्यारे बच्चे सिक्का बना होता था, है ना, पुराने समय में जो सिक्का बनता था, जैसे आज मान लीजिए आपके जो है 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के होते हैं ना, उसी टाइप के सिक्के होते थे। बट ये जो सिक्का होता था पुराने समय में, ज़्यादातर सिक्के जो है तांबा के बने होते थे, चांदी के बने होते थे, सोना के बने होते थे, कांच के बने होते थे। समझ गए ना? तो इस टाइप से पुरातन समय में, प्राचीन समय में सिक्का का निर्माण होता था। साथ में प्यारे बच्चे देखो, साथ में जो है इस काल में मिट्टी के भी सिक्के देखे गए हैं। किसके सिक्के देखे गए हैं? मिट्टी के सिक्के दिखे गए हैं, जो कि ईसा के आरंभिक समय में, जब लगभग हम बात करते हैं तीसरी ईसा की बात कर ले, ठीक है, तीसरी ईसा की बात कर ले बच्चे, तीसरी ईसा पूर्व में जो है आपको मिट्टी के भी सिक्के देखने को मिलते हैं। किसके सिक्के देखने को मिलते हैं बच्चे? मिट्टी के सिक्के देखने को मिलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब चीजें विकसित होती चली गई तो फिर आपको तांबा का सिक्का, चांदी का सिक्का, सोना का सिक्का, इस तरीके से सिक्कों का निर्माण होता हुआ दिखाई दिया। और ये सब आपके राजा महाराजाओं का उल्लेख करता हुआ सिक्का था। समझ गए ना? अब देखिए ज्यादातर जो सिक्के थे प्यारे बच्चे, यह कुषाण काल में बनाए गए थे। किस काल में बनाए गए थे? कुषाण काल में ज्यादातर सिक्के बनाए गए थे। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अधिकांश सिक्के जो है यह किस काल में निर्मित किए गए। आप कहोगे बच्चे कुषाण काल में निर्मित किए गए। अब देखिए आगे बात करते हैं। जो आरंभ का सिक्का था, जो पहले सबसे पहली बार जो सिक्का बनाया गया था, जैसे मिट्टी का सिक्का होता था,
जैसे चांदी का सिक्का होता था। तो इन सभी सिक्कों पर ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अभी 1 रुपये के सिक्के हैं तो इस पर कितनी चीज़ें वर्णित रहती है, काफ़ी सारी चीज़। कितने रुपए के सिक्के हैं वो वर्णित रहता है। फिर आपका जो है यहाँ पर ईस्वी वर्णित रहता है ना। इसके बाद और भी कुछ निशान वगैरह बने रहते हैं, डिज़ाइन वगैरह बने रहते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें जो है यह बाद में आकर विकसित हुआ, समझ गए ना। प्रारंभिक काल में जो है जो सिक्का निर्मित किया जाता था उस पर काफ़ी कम चिन्ह होते थे, बहुत कम चिन्ह देखने को मिलता था। बाद में चलकर जो है जब राजा महाराजा इसका अलग तरीके से विकास करना शुरू किए तो फिर जो है उस पर राजा महाराजाओं का नाम देखने को मिला, देवी देवताओं का नाम देखने को मिला। इसके साथ साथ यह जो है कब बनाई गई है उसकी तिथियां भी देखने को मिली, समझ गए ना। तो इस तरीके से चीज़ें जो है बदलती चली गई। आगे आइए बात करते हैं। देखिए तीसरी शताब्दी के बाद, तीसरी ईसा पूर्व शताब्दी के बाद प्यारे बच्चे जब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आ जाती है तो उस समय एक सिक्का का प्रचलन हुआ था जो कि आहत सिक्के के नाम से जाना गया। किस सिक्के के नाम से जाना गया? 5वीं ईसा पूर्व में जो है 5वीं सदी ईसा पूर्व में जो एक सिक्का आता है उस सिक्का का नाम क्या था? आहत सिक्का। ये आहत सिक्का क्या होता था पता है? आहत सिक्का देखिए यहाँ पर ये जो फिगर लगा हुआ है ये आहत सिक्का का है, जो ठोक कर बनाया जाता था। क्या करके बनाया जाता था प्यारे बच्चे? थप्पा मारकर जो सिक्का बनाया जाता था उस सिक्के को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो भाई साहब भारतीय भाषा में उसे आहत सिक्का कहा जाता है। थप्पा मारकर बिल्कुल ठोक थाप के बना दिया जाता था, समझ गए ना। देखिए यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है ना कि अलग अलग डिजाइन में, अभी जो सिक्का होता है बिल्कुल गोलाकार होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के, आपको इस फिगर में देखिएगा ध्यान से तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बिल्कुल थप्पा मारकर बनाया गया सिक्का है, समझ गए ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए आगे जो है आहत सिक्का के बाद धीरे धीरे और भी चीज़ें बदलती चली गई, और जब चीज़ें बदली तो आरंभिक सिक्के जो थे चांदी के होते थे, तांबे के होते थे, ठीक है। इसके बाद जो है अब आ जाता है एक नया सिक्का और जो कि पंचमार्क के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बच्चे? पंचमार्क के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह भी जो था यह भी ठप्पा मारकर ही बनाया जाता था। क्या मार के बनाया जाता था? ठप्पा मार के ही बनाया जाता था, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ों का परिवर्तन देखने को मिला। जैसे यहाँ पर जो ये सिक्का था आहत सिक्का, आहत सिक्कों पर ज़्यादा जो है चिन्ह नहीं हुआ करता था, ज़्यादा चिन्ह नहीं हुआ करता था। लेकिन जब ये पंचमार्क सिक्का आया बच्चे तो पंचमार्क सिक्का पर जो है पैरों का निशान देखने को मिलता था, तो मछलियों का निशान, सांड का निशान देखने को मिलता था, तो हाथी का निशान देखने को मिलता था। इस तरीके से जो है अलग अलग प्रकार की रचनाओं को सिक्का पर किया जाने लगा। वह कौन सा सिक्का था? पंचमार्क सिक्का। कौन सा सिक्का बच्चे? पंचमार्क सिक्कों पर ये सारी आकृतियां परिवर्तित होकर देखने को मिली, लेकिन आहत सिक्का में इन चीज़ों का थोड़ा बहुत अभाव देखने को मिलता था। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए जो सर्वाधिक सिक्के थे बच्चे, जो सबसे ज़्यादा सिक्का था, यह आपको किस काल में देखने को मिलता है? मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है। और ये जो सिक्के होते थे मौर्योत्तर काल के, यानी कि मौर्य के कालों के बाद का, ठीक है, मौर्य के कालों के बाद का समय मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। और उस समय प्यारे बच्चे जो सिक्के बनते थे, विशेषता जो है ये सिक्के शीशे के यानी कि कांच के हुआ करते थे, चांदी के हुआ करते थे, तांबा के हुआ करते थे, सोना के हुआ करते थे। इस तरीके से क्या हुआ तो सिक्कों का परिवर्तन होता चला गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला आपको ये सिक्का दिख रहा है, यह सिक्का प्यारे बच्चे यह मौर्योत्तर काल में बनाया गया है। किस काल में बनाया गया है? मौर्योत्तर काल में। आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो सातवाहन का शासन काल था, सातवाहन के शासन काल में जो है सिक्का किसके बनाए गए? शीशा के सिक्का बनाए गए। सातवाहन, 100 से सातवाहन और 100 से सिक्का, ठीक है, 100 से सातवाहन और 100 से शीशा याद रखिएगा। तो ये जो सिक्के बनाए गए थे शीशा के सिक्के बनाए गए थे। जैसे कि ये जो आपको सिक्का दिख रहा है प्यारे बच्चे, यह सातवाहन के समय में बनाया गया था। किसके समय में बनाया गया था? सातवाहन के समय में। फिर आगे गुप्त काल में सिक्के का निर्माण होता है, और गुप्त काल में जो सिक्के निर्मित किए जाते हैं बच्चे, वो सर्वाधिक सिक्के जो होते हैं वह किसके बनाए जाते हैं? सोने के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं भाई साहब? सोने के सिक्के आपको गुप्त काल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो सिक्का है यह गुप्त काल का सिक्का है, समझ गए ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे सर्वाधिक लेख वाला जो सिक्का बनाया गया, लेख वाला सिक्का बच्चे ये कब बनाया गया? तो यह हिंद यूनानी शासन काल में बनाया गया, यानी कि इंडो ग्रीक शासन काल जो था, इस काल में आपको सर्वाधिक लेख वाला सिक्का देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं आप सिक्का के बारे में समझ गए होंगे कि किस प्रकार से सिक्कों का विकास देखने को मिला। सिक्का का क्रम क्या था? पहले मिट्टी का सिक्का बनता था, चांदी तांबा सब का सिक्का बनता था।
धीरे धीरे ये चीज़ें विकसित हो गई। पहले जो है पूर्व के समय में सिक्का पर भाई साहब चिन्ह कम हुआ करते थे, बाद में चलकर यह जो 5वीं ईसा पूर्व सदी के पास आया तो उस समय सिक्कों पर जो है चिन्हों की संख्या बढ़ती चली गई, है ना। जो कि 5 मार्क सिक्का था उस पर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्रकार की जो है चित्रें आपको देखने को मिलती है। मौर्योत्तर काल में जो है विशेष रूप से चांदी, सीसा, तांबा, सोना इस सब का सिक्का बनाया जाता था। सातवाहन के समय में 100 से सातवाहन और 100 से सीसा, है ना। तो सातवाहन, सीसा, सिक्के सब 100 से है ना। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। गुप्त काल में सोने का सिक्के बनाया जाने लगा और बाकी लेख वाला जो सिक्का था प्यारे बच्चे, जिस पर अभिलेख वगैरह देखने को मिलता था, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, लिखा हुआ है ना बगल में। तो इस प्रकार से लेख वाला सिक्का जो है यह हिंद यूनानी के शासनकाल में देखने को मिला। आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिएगा, अगला जो आपका पुरातात्विक स्रोत है प्यारे बच्चे वह है मूर्ति। वह क्या है? मूर्ति। अब मूर्तियों से भी हमें काल के बारे में जानकारी मिल पाती है। जैसे प्राचीन काल की बात करते हैं तो मूर्तियों का जो निर्माण है जिसकी शुरुआत कुषाण काल से देखा जाता है। किस काल से देखा जाता है? कुषाण काल से मूर्तियों का निर्माण कार्य देखा जाता है। कुषाण काल में प्यारे बच्चे जो हैं, कुषाण काल के बाद और भी कई सारे काल हुए, जैसे कि गुप्त काल, जैसे कि गुप्तोत्तर काल, है ना। इन सभी कालों में अब धीरे धीरे क्या होता चला गया, तो धर्मों का विकास देखने को मिला। और जब धर्मों का विकास देखने को मिला तो धार्मिक मूर्तियां भी बनना शुरू हो गई। ठीक है, इस प्रकार से मूर्तियों का विकास हुआ। कुषाण कालीन गंधार कला जो थी प्यारे बच्चे, जिस पर विदेशी प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कुषाण कालीन गंधार कला में बनाई गई ये मूर्ति है। ठीक है, गंधार कला में। आगे बात करेंगे, जैसे देखिए मथुरा की कला जो थी प्यारे बच्चे, मथुरा की कला की बात करते हैं तो मथुरा की कला जो है आपका ये इस टाइप से मथुरा की कला का विकास हुआ, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार से जो है सभी चीज़ों को कंबाइंड करके एक साथ बनाया जाता था। समझ गए ना। इस तरीके से क्या होता है बच्चे, तो इस तरीके से आपके मूर्ति के निर्माण की जो विकास है वो देखने को मिलती है, क्योंकि लोग जो है धर्म के प्रति, और जब लोग धर्म के प्रति आकर्षित हो गया तो भाई धर्म के प्रति में आपको मूर्ति पूजा तो देखने को मिलती ही है। तो इस प्रकार से प्रतिमाएं बनना शुरू हो गया। जैसे कि इसी क्रम में जो है भरहुत कला की बात करते हैं। भरहुत कला में बनाई गई मूर्तियां, यहाँ पर आपको ये देखिए किस प्रकार से जो है एक डिफरेंट टाइप से बनाई गई मूर्तियां हैं, जिसमें आपको कई सारे पेड़ पौधों के निशान देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे जो हैं पक्षियों का चिन्ह देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चे भरहुत कला में क्या बनाई जाती थी, मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। बोध गया की बात करते हैं, बोध गया की कला, जिसमें बुद्धों की मूर्तियां आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अमरावती की जो मूर्ति हुआ करती थी बच्चे, जिसमें एक ही साथ जो है अनेकों जो है देवताओं का मूर्ति जो है या फिर अनेकों राजाओं की मूर्तियों को एक साथ बना दिया जाता था। इस प्रकार से चीज़ों को क्या किया गया, तो आपके सामने प्रेजेंट किया गया, ताकि आप जो है प्राचीन समय की जो स्थितियां हैं, प्राचीन समय की स्थितियों से वाकिफ हो सकेंगे। आगे आइए बच्चे, इसी क्रम में हम लोग अगला जो आपका पुरातात्विक स्रोत देखेंगे वह स्मारक। वह क्या है बच्चे? स्मारक की बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, स्मारक जो है यह प्राचीन काल में आपको किस प्रकार से दिखती है। जैसे कि काफ़ी बड़े बड़े भवनों का निर्माण आपको देखने को मिलेगा, और वह भवन जो कि अलग अलग शैलियों में बनाया गया है। जैसे आप पहला नंबर पर एक फिगर देख रहे होंगे, ये फिगरवा देखते हुए सब धियापुता समझ गया होगा कि अयोध्या का राम मंदिर है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अयोध्या का राम मंदिर जो है यह किस शैली में बनाया गया है ना, आपको नहीं पता है। देखिए, उत्तर भारत में अक्सर जो मूर्ति बनाई जाती थी बच्चे, उत्तर भारत में वह किस शैली में बनाया जाता था, तो नागर शैली में बनाया जाता था। किस शैली में? नागर शैली में। और याद रखिएगा, आपके अयोध्या का जो अभी राम मंदिर बना है, यह राम मंदिर बनकर जो तैयार हुआ है नागर शैली में बनाई गई है। आपको देखने को मिलता होगा कि एक ही मंदिर के आसपास जो है कई सारी मंदिरों का निर्माण किया गया है। ऐसे लग रहा है कि यहाँ देवताओं का नगर बसा हुआ है। देवताओं का क्या बसा हुआ है बच्चे? नगर बसा हुआ है। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि यह जो आपकी कलाकृतियां हैं वह नागर शैली में की गई है। आगे दक्षिण के क्षेत्रों में जो भी मंदिर बनाया जाता था, जो भी स्मारक बनाया जाता था या जो भवन बनाया जाता था बच्चे, वह द्रविड़ शैली में बनाया जाता था। द्रविड़ शैली क्या होती है? द्रविड़ शैली कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चे, देखिए द्रविड़ शैली में जो भवन बनाया जाता था वह एक भवनों से दूसरे भवनों को जोड़कर बनाया जाता था। जैसे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सभी भवनों को एक ही साथ कंबाइंड कर दिया गया, एक नगर बसा दिया गया, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो हैं एक भवनों को दूसरे भवनों से जोड़कर बनाया जाता है। इस शैली को हम लोग द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं।
और वहीं पर प्यारे बच्चे जो है दक्षिण पथ के जो मंदिर हुआ करते थे, दक्षिणा पथ के मंदिर जो है वैसर शैली में बनाए जाते थे। किस शैली में बच्चे? वैसर शैली में बनाए जाते थे। और यहाँ पर देखिए ये जो आपको मंदिर दिख रहा है, ये जो भवन दिख रहा है, यह किस शैली में बनाया गया है? आपका जवाब होगा सर वैसर शैली में बनाया गया है। तो इस तरीके से जो भवनों का निर्माण पूर्व में अलग अलग शैलियों में किया गया, इससे क्या होता है तो भारत के प्राचीन इतिहासों के बारे में हमें जानकारी मिल पाती है, जो कि हमें भारत के उस समय की संस्कृतियों के बारे में जानकारी देता है कि किस प्रकार से जो है मंदिरों स्तूपों के माध्यम से जो है हमारे भारत की संस्कृतियों का प्रसार हुआ था। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो आगे जो है आपका वह क्या है? चित्रकला। क्या है बच्चे? चित्रकला के माध्यम से भी हमें बहुत सारी जानकारियां प्राचीन समय के संबंध में मिलती है। जैसे आपको कई सारी ऐसी चित्रकला से आपको वाकिफ कराता हूं। देखिए चित्रकला की बात करते हैं तो अजंता चित्रकला की बात करें, अजंता के चित्रों की बात करें तो देखिए किस प्रकार से अजंता की चित्रें बनाई गई है। एक साथ जो है कई सारे लोगों को समाहित करके इस प्रकार की श्रेणियों में बांटकर जो है क्या किया गया है तो अजंता के चित्रों को बनाया गया है। वो उसी क्रम में प्यारे बच्चे देखिए शिशु और माता का क्या प्यार है, बच्चे और माँ के बीच में क्या प्यार है, आपको इस फिगर के माध्यम से दिख रहा होगा, है ना। इस फिगर में ध्यान से देखिएगा, सेकंड नंबर फिगर में आपको बच्चे पता चल जाएगा कि किस प्रकार से उस समय की भावनाओं को इस चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो मरनासन राजकुमारी के चित्रों को देखिए किस प्रकार से वर्णन किया गया है, जो गुप्तकालीन चित्रकला है। और ये सारी चित्रकला हमें गुप्त काल की कलात्मक स्थितियों से हमें आभास कराती है, उस समय की जानकारी देती है। समझ में आया बच्चे? तो चित्रकला से हमें किस प्रकार से जानकारी मिली? अलग अलग प्रकार से जो है दीवालों पर, अलग अलग प्रकार से जो है शिलालेखों पर जो है क्या किया जाता था, उस समय चित्रों का निर्माण कर दिया जाता था, जो कि अलग अलग चीज़ों को दर्शाती थी। और उससे हम क्या पता कर पाते हैं तो उस काल की परिस्थितियों को, उस काल के चित्रकला की जो प्रवृत्ति थी, उन सभी प्रवृत्तियों को जानते हैं। आगे बात करते हैं तो देखिए अगला जो आपका पुरातात्विक स्रोत है बच्चे, वह है अवशेष। क्या है बच्चे? अवशेष है। अब अवशेषों को समझेंगे तो देखिए अवशेष जो है प्यारे बच्चे, या अवशेष से प्राप्त मोहरों से हमें जो है काफ़ी सारे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ अवशेष जो कि मोहर के रूप में प्राप्त हुआ, और उन मोहरों से हमें जो है, जैसे कि हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, इसकी जानकारी हमें जो है मोहरों के माध्यम से मिलता है। मोहनजोदारो की बात करते हैं, मोहनजोदारो की जो जानकारी है हमें मोहरों के माध्यम से मिलता है। उनके धार्मिक अवस्थाओं के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हमें मोहर के माध्यम से मिल पाता है, जो कि एक अवशेष स्वरूप था। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे अवशेष हैं, बहुत सारे ऐसे मुहर हैं जो कि आपको मिट्टी के बने थे। ठीक है, मिट्टी के बने हुए मुहर हमें जो है व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान देता था। जैसे आप इस फिगर में देखिए किस प्रकार से जो है अलग अलग छोटे छोटे जीव जंतुओं का अभी होता है ना, जैसे मान लीजिए हम लोगों के छठ उठ पावन में नहीं देखते हो मिट्टी का जो है क्या बना रहता है, हाथी वगैरह बना रहता है कि नहीं बना रहता है। तो उसी टाइप की जो चीज़ें हैं प्यारे बच्चे, यह व्यापारिक श्रेणियों को दर्शाने के लिए मिट्टी के कुछ अवशेष हमें प्राप्त होते हैं पुरातन समय से, जो हमें उस समय की जानकारी बताता है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको अवशेष के बारे में या फिर भारत के जो इतिहास को जानने का, भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसे जानने के पुरातात्विक स्रोत क्या हैं, आपने अच्छे तरीके से पुरातात्विक स्रोतों को समझ लिया होगा। एक बार आप लोग प्यारे बच्चे जो हैं, अगर आपको पुरातात्विक स्रोत के बारे में अगर ये अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई है बच्चे, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि सर हम लोगों ने जो है पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिया है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा क्लासेस आपको कैसी लगी। अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगती है बच्चे, आपसे बार बार हमारी यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास जो है आपको टाइम टू टाइम मिलेगी, है ना। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स इशू के कारण हो सकता है क्लास कहीं डिले हो सके, लेकिन आपको टाइम टू टाइम जो है आपके पेपर नंबर 3 की, पेपर नंबर 4 की या फिर बाकी ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। सेशन लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हैं बच्चे आप लोग जो है सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा। विशेष मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।